सहेली। सखी सहेली। हमारे सभी श्रोताओं को, हमारी सखियों सहेलियों को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार है ना जी। और रजू मौसी का भी नमस्कार है। और दीपा बिटिया कैसी हो? बिल्कुल ठीक है मौसी। और यूं तो हम स्टूडियो के बाहर मुलाकात होती है, लेकिन आज सखी सहेली परिवार में हम साथ में। बिल्कुल। और पहली बार है क्या? ये पहली बार है। पहली बार है। चलो शुरुआत हो गई जी। तो आज हम क्या क्या अपने सुनने वालों को अच्छी बातें हैं, बहुत सारी, हमेशा की तरह अच्छी बातें, हमेशा की तरह अच्छी बातें, और कुछ बताना भी चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। जैसे कि जो विद्युत चलित वाहन है ना, जिन्हें ईवी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो हम चाहते हैं हमारे श्रोता क्या समझते हैं इससे, क्या उन्होंने इस्तेमाल किया है या उनके आस पड़ोस में किसी को इस्तेमाल करते हुए देखा है, उन्हें लगता है कि हाँ ये फायदेमंद है या नहीं। उनकी राय वो हमें लिख के भेजें तो हम अपने सभी श्रोताओं को बता सके और हम भी जान समझ सके आपस में, मतलब ये परिवार सब समझे कि हाँ ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद फिर वसीयत सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, हम ये भी बताएंगे। वसीयत बहुत अहम दस्तावेज है और इसे तैयार करना कितना अहम होता है हर परिवार के मुखिया को, क्योंकि कहते हैं ना कि मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं होता। कब कहाँ कैसे किसको जाना है हम में से कोई नहीं जानता। तो फिर ये जो तैयारियां होती हैं मुझे लगता है कि होना चाहिए, और इसके साथ क्या बातें जरूरी जुड़ी हुई हैं इसके बारे में भी हम अपने श्रोताओं को बताएंगे। जी बिल्कुल ना। और साथ में आज चूंकि बुधवार है तो व्यंजन के बारे में भी बातें होंगी, तो हमारी सखियां और सखा भी हमें ये लिखकर बताएं कि कुछ खास तरह के व्यंजन इन दिनों उनके यहाँ बन रहे हैं क्या, क्योंकि बहुत सी जगह पे होता है ना कि अरे अभी प्याज नहीं चलेगा, लहसुन या टमाटर नहीं चलेंगे, जी का त्योहार चल रहे हैं, तो थोड़ा सात्विक प्रकार के भोजन बनते हैं। तो क्या आपके यहाँ पे क्या विशेषता है इन दिनों बनने? और सखा खास कर बताएं, तुमने कहा सखी लेकिन फिर कुछ सखा भी तुम्हें पता है हिंदुस्तान, वो ये बता दें कि उन्हें क्या खाना पसंद है। मैंने आपको टोका, माफ कीजिएगा, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, मैं ये कह रही थी बिटिया, दीपा बिटिया, कि जो कहते हैं कि विश्व के जो सबसे सर्वोत्तम, सबसे अच्छे जो शेफ हैं वो पुरुष ही होते हैं, जबकि महिलाओं के साथ खाना बनाना जुड़ा हुआ है ना। हमारे देश में भी तो कितने प्रसिद्ध शेफ्स हैं और हम उनके जो व्यंजन विधियों को फॉलो करते हैं। और फिर हाँ, विश्वविद्यालय खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। जी, इस पर भी बातें होंगी। तो ये सब कुल मिला के ये है कि इसके बारे में हम बात करें, खेल के बारे में वहीं से शुरू करेंगे। तो गीत सुनने से पहले बातचीत शुरू कर हाँ, गाने तो आप लगातार सुना। चलो, तो हम ये बताएं आपको कि भाई 2015 में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन FISU ने यूनेस्को को विश्वविद्यालय के खेल को समर्पित एक दिन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने का प्रस्ताव दिया। जी, और नवंबर 2015 में पेरिस में सामान्य सम्मेलन में 38वें सत्र, जब उनका 38वां सत्र आया, तो यूनेस्को के सदस्य राज्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और 20 सितंबर को विश्वविद्यालय खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया। और भाई ये तारीख दुनिया भर के अधिकांश देशों में शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत के साथ मेल खाती है और ये 1924 में पहली छात्र विश्व चैंपियनशिप की तारीख भी है। जी, और FISU जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन है, जिसे कि हम FISU के नाम से ज्यादा प्रचलित है, वैसे हम जानते हैं, इसमें 167 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल महासंघ शामिल है, जो कि कई उच्च शिक्षा संस्थानों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। भाई खेल प्रेमी नागरिक और विश्वविद्यालय के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस की स्थापना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और इसके बारे में जागरूकता भी बढ़ाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है, जिससे कि विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी ज्ञान के साथ साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए एक सकारात्मक रूप से आत्मनिर्भर और सक्षम बने।
जी, और मौसी कितने तो फायदे हैं ना देखिए खेल के। तो विश्वविद्यालय क्या, ये तो बहुत ही छोटी उम्र से बहुत स्कूल के ही स्तर पर खेले जाने चाहिए, क्योंकि कई इसके फायदे हैं। मानसिक है, शारीरिक तो है ही है, व्यायाम के लिए भी हो जाता है। और आजकल जिस तरीके का काम हो चुका है ना मौसी, कि बैठना बहुत ज्यादा पड़ जाता है, तो ऐसे में ये अगर खेल प्रेमी रहेंगे हमारे बच्चे क्या, हम खुद भी, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पर हम कसरत भी कर लेते हैं। बिल्कुल, व्यायाम बहुत जरूरी है प्रतिदिन करना जी। तो ये हमें चुस्त दुरुस्त रखता है कि नहीं जी। इसलिए, और खेल, कोई भी खेल आप खेलें प्रतिदिन, रोज जितना भी वक्त मिले, चाहे आप स्विमिंग ही कर लें, तैराक भी, अगर तैरते भी हैं आप, अगर आप तैराकी करते हैं, वो भी एक व्यायाम है, बहुत बेहतरीन व्यायाम है। तो जिसको जो सुविधा हो उस हिसाब से आप कोई ना कोई एक व्यायाम जरूर अपनाएं अपने जीवन में, चाहे वो प्राणायाम ही क्यों नहीं है। बिल्कुल, मन प्रसन्न रहता है तो फिर देखिए चेहरे पे भी प्रसन्नता रहती है, और घर में भी माहौल खुशनुमा रहता है। और अब प्रसन्नता एक गीत सुनने जी, वैसा वाला सुन के देखिए सबको याद आएगा वो पुराना कोई खेल। गलियों में, चौबारों में, बागों में, पहाड़ों में हो, ओ मैं ढूंढूं तू छुप जा। घट के पीछे जा बैठी चुप के मेरी सजनिया, छन से लेकिन अनजाने में छनक गई पैजनिया, ओ पकड़ी गई, ओ पकड़ी गई।
मुश्किल है मन बसिया, पकड़ा गया, पकड़ा गया। मैं आऊं ना ना, मैं आऊं ना ना ना, आऊं ना आऊं आजा। काहे लुक छुप के खेल में छेड़े तू प्रेम की बत्तियां, एक तमाशा देख रही है सारे शहर की अखियां। ए पकड़ी गई, ओ पकड़ी गई, मेरे हम ढोलिया, मेरे आप ढोलिया, गलियों में त्योहारों में, बागों में बहारों में हो, मैं ढूंढूं तू छुप जा। मेरे हम ढोलिया, मेरे आप ढोलिया, गलियों में त्योहारों में, बागों में बहारों में हो, मैं ढूंढूं तू छुप जा, मैं ढूंढूं तू छुप जा, मैं ढूंढूं तू छुप जा। हमारे कई श्रोताओं को याद आए होंगे अपने वो दिन लुका छुपी वाले। बिल्कुल वैसा ही गाना था ये। और भाई पर्यावरण पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। हमें लगता है कि छोटे छोटे बच्चों को भी अगर घरों में ये बात बताई जाए कि जिस वातावरण में हम रहते हैं, जहाँ हम सांसें लेते हैं, उसको स्वच्छ रहना बहुत जरूरी है हमारे स्वस्थ रहने के लिए। और रही बात गाड़ियों की, है ना, विद्युत चलित वाहन जिस पे आज हम बात करेंगे, उसका क्या रोल होता है पर्यावरण को स्वच्छ रखने में, है ना। तो ये जो गाड़ियां होती हैं ये चार्ज पे, बैटरी के चार्ज पे चलती हैं, यानी कि इसमें इंजन नहीं है तो कोई किसी भी प्रकार के ईंधन की जरूरत नहीं है, जैसे पेट्रोल या डीजल। तो हम सभी जानते हैं कि ये सीमित संसाधन है हमारे पृथ्वी पर, तो इसे बचाना भी है और इसका विकल्प भी ढूंढना है। तो भाई गाड़ियां तो बनी हैं और इसे कई लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं और उपयोग में ला रहे हैं और बहुत खुश भी हैं। ठीक है, इसमें वैसी वाली सुविधा तो मौसी नहीं है कि आपने चला ली, फिर कहीं पे रोक लिए, फिर वापस पेट्रोल भरवा लिए, फिर आगे चल दिए, वैसा नहीं है। हाँ, कई जगह जगह पर ईवी के स्टेशन सब रिचार्ज बन रहे हैं और ये प्रगति पर है। बिल्कुल, अभी क्योंकि नई चीज, कॉन्सेप्ट नया नहीं है, लेकिन इस चीज को इस्तेमाल करने के लिए लोग जागरूक हो रहे हैं। बहुत सारे संदेश हमारे पास आ गए हैं दीपा बिटिया जी, कुछ संदेश हम शामिल करें। विद्युत से, किसी ने लिखा है कि विद्युत से चलने वाले वाहन पर्यावरण के लिए हानिकारक ग्रीन हाउस गैसों या किसी के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करते हैं। ऐसा कहा जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहन जिन्हें चलाने के लिए पूरी तरह बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है, बिजली से बैटरी चार्ज होती है और फिर बैटरी से गाड़ी चलती है। परंतु एक अध्ययन के अनुसार बैटरी युक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी को बिजली से चार्ज करना पड़ता है, जबकि वर्तमान में देश में 75% बिजली कोयले से पैदा होती है और ये कोयला कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। इसके अलावा पारंपरिक कारों की तुलना में बैटरी कारों को खरीदने, उपयोग करने और बनाए रखने की लागत प्रति किलोमीटर 15 से 60% अधिक है। बैटरी के निर्माण में निकल, कोबाल्ट, ग्रेफाइट और लिथियम जैसी पृथ्वी के गर्भ में पाए जाने वाले दुर्लभ खनिज, रेयर अर्थ एलिमेंट इस्तेमाल होते हैं। इन्हें हासिल करने के लिए खनन करना होता है, जो अपने आप में प्रदूषणकारी प्रक्रिया है। 1 टन लिथियम प्राप्त करने के लिए खदानों से 250 टन स्प्यूडुमन नामक अवयस्क निकालना पड़ता है और 1 टन लिथियम पानी की प्रक्रिया में 1900 टन पानी वाष्पीकृत किया जाता है। 1 टन दुर्लभ खनिज प्राप्त करने के लिए 75 टन अम्लीय कचरा और 1 टन रेडियोधर्मी
अवशिष्ट निकालते हैं। इन घातक और दूषित पदार्थों को ठिकाने लगाना अपने आप में एक चुनौती है। काफी लंबा मैसेज इन्होंने भेजा था और काफी डिटेल में भेजा था जी। लेकिन इसके फायदे भी बहुत हैं इसके फायदे। जैसे कि हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि विद्युत चलित वाहन का आजकल चलन बढ़ता जा रहा है और पर्यावरण के साथ पेट्रोल या डीजल के खर्च को बचाने के लिए लोग काफी जागरूक हो रहे हैं। दोपहिया वाहन हो या म्युनिसिपल ट्रांसपोर्टेशन हो या स्टेट ट्रांसपोर्टेशन, सभी जगह विद्युत बसों का भी इस्तेमाल हो रहा है, जिससे ध्वनि के साथ धुएं का प्रदूषण जो होता है उसमें भी काफी कमी आ रही है। बहुत सुंदर। और एक और श्रोता ने लिखा है कि हमारे शहर में पहले मिनी बस चलती थी, सिटी बस के हिसाब से अब वो मिनी बस बंद हो चुकी है, उनका स्थान इलेक्ट्रिक रिक्शा ने ले लिया है। उन बसों से प्रदूषण होता था, इसलिए इलेक्ट्रिक रिक्शे से प्रदूषण नहीं होता है, आवाज भी नहीं आती है। मिनी बस अपने रूट पर 30 मिनट के अंतराल पर चलती है, लेकिन रिक्शा हर 5 मिनट में उपलब्ध है। क्या बात है जी। अब मौसी, जैसे कि हमारे एक श्रोता ने उसके कई सारे जो दुर्लभ खनिज है उसका कितना जिक्र किया है, लेकिन हम यहाँ कुछ फायदों की बारे में बात करते हैं कि पर्यावरण के हितैषी, जैसे हमने बताया ही और सभी जानते हैं कि संरक्षण में बहुत ज्यादा ख्याल रख रही हैं ये गाड़ियां, और बहुत ही कम मेंटेनेंस होता है इसमें, क्योंकि इंजन है नहीं तो अंदर कोई किसी भी तरह का, जो हमारे लोकल भाषा में बोलते हैं ना, तेल पाने की कोई जरूरत नहीं होती इस गाड़ी को। तो बस सिर्फ ये है कि आप चलाइए, अंदर गियर भी इस तरह से बहुत ज्यादा बदलने की जरूरत नहीं है। बहुत छोटी जो गाड़ी है ना, जो शुरुआत में जो गाड़ियां उपलब्ध हुई थी मार्केट में, तो वो बहुत ही छोटी थी। जो मतलब कार भी जो थी वो बहुत ही छोटी हुआ करती थी, तो कहीं भी आप खड़ी कर लीजिए, कहीं से भी उसको चला लीजिए। यूं कहा जाए कि आम भाषा में उसे टॉय कार भी कहा गया था शुरुआत में। अगर याद हो आपको मौसी, कभी कहीं देखी हो छोटी सी गाड़ी 4 पहिए की चलती, बड़ी खूबसूरत लगती है। और इसके अलावा और भी आप बता रहे थे कुछ फायदे? हाँ बिल्कुल, मैं कह रही थी कि युवा छात्रों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें स्पीड लिमिट भी बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए वो रोमांच के लिए बहुत तेज गाड़ी चला भी नहीं सकते। गति सीमित होनी चाहिए। और बिजली पर ये गाड़ी चलती है तो इसमें यूनिट भी उतना ही इस्तेमाल होता है जैसे एक साधारण घर में इस्तेमाल होने वाला एयर कंडीशनर बिजली लेता है। और पेट्रोल और डीजल का उपयोग ही नहीं, तो बस इस तरह के जो बहुत खर्चे हैं वो अपने आप कम हो जाते हैं। मेंटेनेंस बहुत कम है इस तरह की गाड़ियों का। जी बिल्कुल। तो इसमें बस एक चीज जो ध्यान रखने की है कि एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए पूरी गाड़ी चार्ज होने पर वो 100 किलोमीटर चलती है, तो अब हमको पता है कि हम अगर 50 किलोमीटर आगे जाएंगे तो 50 किलोमीटर से ही वापस भी आना है। तो वो चार्जिंग का और किलोमीटर का बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि हम अगर 50 किलोमीटर तक कहीं गए और फिर हमें घर हमारा, क्योंकि वापसी का 50 किलोमीटर का ही है, तो उतने ही पे जाकर हमें वापस आना है। या फिर अगर कहीं बीच में आपको पता है कि कहीं पर चार्जिंग स्टेशन है तो वहां रुककर आप इसको चार्ज कर सकते हैं। तो बस ये जो बैटरी की जो सीमा कितनी लिमिट है उसका हमें ध्यान रखना होता है, जो कि हमारी आदत नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सतर्क रहेंगे अच्छा है, और थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और थोड़ी सी बदलाव अपने जो आदत में ले आएंगे तो ये चीजें भी बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि घर से निकलते से ही हमें ध्यान होता है कि गाड़ी में कितनी चार्जिंग है और आज हमें कितनी दूरी तक जाना है, तो ये सक्रियता अपने आप आ जाती है अपने आप। वैसे ही जैसे हम पेट्रोल देखते थे वैसे हम डीजल देखते थे कि भाई कब लेना है, क्या लेना है। शायद 500 किलोमीटर तक जब एक बार पूरा वो कहते हैं कि वो फुल हो जाता है, लेकिन इसकी जानकारी रखना बहुत जरूरी है। और अब क्या सुनवा रही हो बिटिया? चलिए तो एक गाना ही सुन लेते हैं। चलो सुनते हैं। बाजू बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। आई रि बाबा रि बाबा बाबा रि बाबा रि बाबा बाबा रि बाबा रि बाबा बाबा रि बाबा रि बाबा। सौ बात
बातों की एक बात यही है, क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है, बोलो। 100 बातों की एक बात यही है, क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है। टूटी फूटी सही चल जाए ठीक है, सच्ची झूठी सही चल जाए ठीक है। टूटी फूटी सही चल जाए ठीक है, सच्ची झूठी सही चल जाए ठीक है। आड़ी तिरछी चला चला आके झूम, आड़ी तिरछी चला चला आके झूम, आड़ी चला चला के झूम, तिरछी चला चला के झूम। बाजू बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। डिरिडिरिडे टुरुडुरुडुरुडो, डिरिडिरिडिरिडे टुरुडुरुडुरुडो, डिरिडिरिडे इडे इडे। सी बात न थमता जमाना, आदमी जो चलता रहे तो मिल जाए हर खजाना। हाँ, इतनी सी बात न थमता जमाना, आदमी जो चलता रहे तो मिल जाए हर खजाना। शोहरत है चीज क्या चलने का नाम है, इज्जत है चीज क्या चलने का नाम है। शोहरत है चीज क्या चलने का नाम है, इज्जत है चीज क्या चलने का नाम। आड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी चला चला के झूम, तिरछी चला चला के झूम। बाजू बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। हमारे पास कई संदेश आए हुए दीपा बिटिया। एक आया है जिसमें आपने लिखा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों में सुधार की आवश्यकता है, कई स्थानों पर बैटरी विस्फोट हो चुके हैं। जी, इसमें हो जाती है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है मौसी कि हमें भी कुछ चीजों पे सतर्कता रखनी होती है। जैसे कि वाहन में प्लग लगाकर भूल जाते हैं कई बार, फिर बैटरी पूरी चार्ज होने के बाद हम निकालते भी नहीं, या बहुत धूप में लगातार अगर आपने वो गाड़ी रख दी है तब भी इस तरह के केसेस सुने हैं। और ओवर चार्जिंग अगर आपने कर दी तो ये भी बहुत बड़ा खतरा है, इससे आग लग सकती है और बैटरी क्षतिग्रस्त हो जाती है, इसलिए भी विस्फोट हो जाते हैं। तो गाड़ी में इतनी खराबी नहीं है, हमारे श्रोताओं को लगेगा कि सतर्कता में कमी है। जी, सतर्कता में कमी है जी। और और ये भी बात है कि अगर घर पर ही ईवी चार्ज कर रहे हैं तो अच्छी गुणवत्ता वाले उपकरण का उपयोग आप करें। खराब गुणवत्ता वाले उपकरणों से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। घर पर ईवी चार्ज करते समय चार्जर को सॉकेट में सीधा लगाएं जी। और ये सबसे आम गलतियों में से एक है जो लोग अक्सर करते हैं, वाहन में प्लग लगाकर भूल जाते हैं, जिसकी बात हम लोग बात कर। उसी तरह से जिस तरह से टेलीफोन, अपने मोबाइल फोन का आप ध्यान रखते हैं, अपने लैपटॉप का ध्यान रखते हैं। बिल्कुल 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 उसी तरह बहुत ज्यादा मोबाइल अगर चार्जिंग पे लगते हैं वो भी गर्म हो जाती है, तो वो उसमें भी हमने सुने हैं कि कान बात कर रहे हैं और फोन अचानक से ब्लास्ट हुआ, इस तरह की चीजें भी सुनने में आई हैं। तो ये तो देखिए मशीन है और उपकरण है, तो इनका ध्यान हमें रखना ही होगा। और एक बड़े अच्छे संदेश आया है, हमारी श्रोता लिखते हैं कि बच्चों ने साइकिल से लेकर मोटरसाइकिल तक के इलेक्ट्रिक वाहन ले लिए हैं। साइकिल चलाने का अवसर मुझे भी मिला
साइकिल में तो सुविधा है कि चार्जिंग खत्म हो जाने पर आप उसे पैडल से भी चला सकते हैं। फिर एक बार चार्ज होने पर वो कितनी दूरी तय कर सकते हैं, इसके उनके अपने मानक होते हैं। जैसे हमने बात की थी ना कि चार्जिंग, और उसी हिसाब से हम दूरी कितनी तय कर सकते हैं। उसके पश्चात उन्हें चार्ज करने के लिए समय भी देना पड़ता है, इसलिए यात्रा में पर्याप्त समय लेकर हमें चलना पड़ता है। थोड़ी बदलाव, अगर हम किसी चीज का बदलाव कर रहे हैं तो उसको उसकी उपयोगिता की और उसको कैसे इस्तेमाल करना है उसमें भी थोड़े से बदलाव आते हैं, लेकिन चाहे तो उससे फायदा हमें कितना पहुंचता है इस पर अगर गौर किया जाए तो फिर हमें ये छोटी छोटी बातें उतना परेशान नहीं करती हैं। एक हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि विद्युत वाली स्कूटर हमारे चाचा जी के यहाँ है और वो रात को चार्ज करते हैं। हाँ, अच्छी बात है कि वो रात को चार्ज करते हैं, शायद ज्यादा चार्जिंग की जरूरत होती होगी, लेकिन हमें उम्मीद है, हम अपेक्षा रखते हैं कि भाई वो समय पे उसे बंद भी कर देते हैं। इसका जिक्र अभी हम कर रहे थे जी। और ये एक बात और है मौसी कि किसी भी एक्सटेंशन कॉर्ड या अडेप्टर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कभी कभी होता है ना कि दूरी बहुत ज्यादा है, वायर ही हमारे पास उतना नहीं है कि हम उसको अपने घर के या बाहर कहीं आपने उसका सॉकेट बनाया है तो वहां तक हम लगा सके, तो हम अडेप्टर एक्सटेंशन रॉड लगा लेते हैं, तो वो इस्तेमाल इसमें नहीं करना चाहिए। वो उसमें भी गाड़ी को खतरा हो सकता है। तो ये सारी और हाँ, एक बात और याद आई कि घर पे सही अर्थिंग होना चाहिए। अर्थिंग अगर बराबर नहीं होगी तो गाड़ी भी अच्छे से चार्ज नहीं होती है, या फिर गाड़ी चल तो जाती है, कुछ दूर आगे तक जाकर के वो आपको परेशान कर सकती है। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर ख्याल रखा जाए तो फिर ऐसी भी कोई परेशानी की बात नहीं है कि इंसान को लगे कि नहीं ये गाड़ी नहीं ली जा सकती है। बहुत सारे फायदे हैं इसके। और अभी हमने जैसे बात की कि भाई प्राकृतिक संसाधन जैसे पेट्रोल, डीजल सीमित है, तो ये गाड़ियां हवा से, पानी से, सूरज की धूप से अपना बिजली ली जा सकती है, तो वो कभी खत्म नहीं होते हैं। और टैक्स कम लगता है, ये बहुत जरूरी है। कुछ दुपहिया पर तो बहुत खास बात थी जो भूल रहे थे। तो अच्छी बात है मौसी, आपने याद दिला दी। और कुछ दुपहिया पर तो रजिस्ट्रेशन फी भी नहीं होते, पता है? ये कितनी अच्छी बात है। ये बात इसलिए निकाली ताकि कि जो बच्चे जो पढ़ने जाते हैं, जिनका जो घर के आसपास में ही अगर उनका स्कूल या कॉलेज है, तो जब रजिस्ट्रेशन फीस इसमें नहीं लगती इन तरह की गाड़ी में, तो ये प्रोत्साहन मिलता है बच्चों को भी, उनके घर वालों को भी, कि आप इस तरह की गाड़ियां लीजिए। हाँ, इन गाड़ियों की जो खरीदी है, इनके हो सकता है आपको लगे कि ये हमारी जो दूसरी गाड़ियां हैं जो हम अभी तक इस्तेमाल करते आए हैं उनसे थोड़ी सी महंगी आपको जरूर लग सकती है, लेकिन फिर देखिए कि बिजली का भी तो बिल कितना कम आ रहा है। बिल्कुल। और पेट्रोल का, सबसे बड़ी बात तो पेट्रोल का कितना खर्चा कम हो जाता है। कहीं कहीं घरों में हमने सुना है 10-10, 20-20, 25-25 हजार सिर्फ पेट्रोल पे लग जाते हैं, लेकिन वहीं पर ये 5 रुपए यूनिट या 10 रुपए की यूनिट की बिजली इस्तेमाल करेंगे और आप इसका लाभ उठाएंगे। कई जगहों पे, अपने देश की राजधानी दिल्ली में तो है ही, और कई और जगहों पे, हाईवेज पे भी अब ये इस तरह के पंप्स बन रहे हैं जहां पे आप अपनी गाड़ी को रिचार्ज कर सकते हैं। जी हाँ। और इन बातों का ख्याल अगर आप रखते हैं तो फिर आपको इसका लाभ तो बहुत पहुंचेगा। और पर्यावरण की सुरक्षा की बात हम करते हैं, ये छोटे छोटे कदम है जो उठाए जा रहे हैं, जिसमें हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोता और जो लोग भी हमें सुन रहे हैं इसमें अपनी तरफ से जो कुछ भी कर सकते हैं, इन द सेंस कि हम लोग कहते हैं ना कि आप देखिए आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जी। और एक बार अगर आपके पास नहीं है तो किसी शोरूम में जाकर के देखिए, उसको चला कर देखिए, तो फर्क अपने आप समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी तो ये समझ आ रहा है कि एक छोटा सा अंतराल ले लेते हैं। चलो।
और अंतराल के बाद हम फिर आ पहुंचे हैं। कार्यक्रम है सखी सहेली। मैं हूँ रजू मौसी और हमारे साथ है दीपा बिटिया जी। तो बस अब हमें बताना है कि भाई जो वसीयत है वो एक दस्तावेज सिर्फ नहीं है, उसके बारे में हम अपने सुनने वालों से बात करें, क्योंकि घर के जो बड़े होते हैं ना, वो अपने पुश्तैनी ज़मीन या गांव का घर या ज़मीन अगर है तो अपने बच्चों को देना चाहते हैं। हर इंसान, हर माँ बाप अपने बच्चों को सब कुछ छोड़ के जाना चाहते हैं, और किसे क्या देना है एक वसीयत के रूप में लिख कर जाते हैं। तो भाई हमारे बड़ों को हमेशा ये लगता है कि हमारे जाने के बाद घर में किसी तरह की कोई कलह ना हो, तो जो हमारी इच्छा है वो एक वसीयत के रूप में लिखकर भविष्य की पीढ़ी को हम देकर जाएं। जी बिल्कुल, सोच नेक होती है, लेकिन मौसी ये देखने में आया है कि वसीयत को एक दस्तावेज समझकर जिनके नाम पर लिखा गया है वो उस पर से मुकर जाते हैं। यानी कि जिन्होंने लिखा है अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो उसके बाद घर का माहौल बहुत बदला हुआ देखा गया है, और वो उसको मानने से तैयार नहीं होते या उसे मानने से इनकार कर देते हैं। मगर सच तो यह है कि वसीयत कोई दस्तावेज नहीं है, जैसे आपने पहले ही कहा, और ये हमसे अलग हुए हमारे बड़ों की इच्छा है या उनकी चाहत कह लीजिए। उसी के हिसाब से जमीन जायदाद का बंटवारा होना चाहिए भाई, क्योंकि ये पारिवारिक संतुलन के लिए भी तो बहुत जरूरी है ना बेटिया। इसीलिए तो वसीयत को लिखना और तमाम बातों को बनाए रखने के लिए एक प्रामाणिक और कैसी वसीयत होनी चाहिए ये जानना बहुत जरूरी है। जी, इसलिए कि घर में कोई तरह का क्लेश ना हो और मन मुटाव ना आए। और जो बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने जो तय किया, जो माना, जो सोचा, उसको ही कहते हैं कि अप्लाई करना, इम्प्लाई करना है, और आप उसी से सहमत हो जाएं जो उन्होंने हमारे लिए सोचा था। और कहते हैं कि वसीयत को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला भाग जो होता है, जो वसीयत बना रहा है या जो कर रहा है, उसका नाम, उनके साथ परिवार के सभी सदस्यों के पास कितनी संपत्ति है उसका पूरा विवरण देना या लिखना उसमें बहुत जरूरी है। जी, और उस व्यक्ति का विवरण जिसके नाम पर वसीयतकर्ता अपनी संपत्ति करना चाहता है, आधिकारिक तौर पर उसका भी पूरा विवरण होना चाहिए। और उत्तराधिकारी का वसीयत करने वाले से क्या रिश्ता है, वो इस कितने समय से उसे जानता है और उसे संपत्ति क्यों देना चाहता है, इसका भी कारण जो है वो पूरा ब्यौरा लिखना जरूरी होता है उस वसीयत में, ताकि जब बाद में जो भी पढ़ते हैं तो उन्हें ये उनका जो कारण है, क्या मन में उनकी क्या था, मंशा उनकी क्या थी, वो समझ आ जाए। फिर उस व्यक्ति का भी विवरण होता है जिससे वसीयत करता जो अपनी संपत्ति नहीं देना चाहता, ये भी उसमें लिखा होना जरूरी है, और उसे कारण भी बताना होता है। और फिर दूसरे भाग में ये उल्लेख करना होता है कि जायदाद के मालिक ने वसीयत अच्छी तरह पढ़ ली है। ये नहीं कि उनके साथ जबरदस्ती किया गया है या कोई और वजह है। वहाँ हस्ताक्षर भी देने होते हैं और गवाह को भी वकील के सामने हस्ताक्षर करने होते हैं। जी, फिर इसका एक और जो तीसरा भाग है वो मौसी कहता है कि वसीयत में शामिल होने वाले गवाहों के नाम और उनकी पूरी जानकारी उसमें दे दी जानी चाहिए। जैसे ये गवाह कि उनके पहचान पत्र और क्या उनका रिश्ता है वसीयतकर्ता से, ये सब उसमें होना चाहिए। और वही है ना कि गवाह कौन हो सकता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। हाँ, जो बहुत विश्वसनीय हो, उसका मतलब किसी तरह चुनाव जो है वसीयत करता ही करता है और वो किसी को भी अपना गवाह बना सकता है, ये छूट उसको रहती है। जी, और भारतीय कानून के हिसाब से गवाह की उम्र कम से कम 18 वर्ष तो होनी ही चाहिए और मानसिक तौर पर स्वस्थ व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। मौसी ऐसा लग रहा है एक गीत सुन ली, यहाँ पर सुन लेते हैं ना। जी। पता पता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पता पता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पता पता जाने न जाने
पत्ता दिखलाएंगे जहां को कुछ दिन जो जिंदगानी है और कैसे न हम मिलेंगे हमने भी दिल में ठानी है और अभी मत वाले दिलों की मोहब्बत वाले दिलों की बात कोई क्या जाने है पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है पत्ता पत्ता जाने न जाने भूल ही न जाने बाप तो सारा जाने है पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है पत्ता पत्ता। दिल की बात तो जो अपने होते हैं वो समझ ही जाते हैं, है ना? बिल्कुल समझ जाते हैं बिटिया, लेकिन कई बार दिल की बात को नजरअंदाज भी, अच्छा ये इस गीत को लेके तुम कह रही थी लेकिन कई बार दिल की बात को नजरअंदाज भी कर दिया जाता है। जैसे अब भाई हमारे बुजुर्गों ने दिल की बात लिखी है उस वसीयत में, और जो परिवार के अन्य सदस्य अगर उसको नजरअंदाज करते हैं, जैसे हमने कहा कि तभी तो वो भले अपने सामने इस वक्त नहीं है, मौजूद नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनका दिल तो दुखता होगा। बिल्कुल दुखता होगा, बिल्कुल दुखता होगा। वो सोच भी नहीं सकते थे कि पाएंगे कि भाई परिवार में ऐसा क्यों हो रहा है ना? तो भाई वसीयत कहाँ रखें, इसके बारे में बताएं आप। वसीयत बनाने के बाद इसे किसी भी सुरक्षित जगह पे रख सकते हैं मौसी, जैसे आप अपने पास, या नहीं आपको लगता है तो जो गवाह आपने लिए हैं उनके पास रख सकते हैं, या बैंक के लॉकर में रख सकते हैं, या जो अति विश्वसनीय हो आपका, जो जिस पे आपको पूर्ण विश्वास हो, उनको भी आप दे सकते हैं, उनके पास भी रख सकते हैं। लेकिन परिवार में किसी को मालूम होना चाहिए कि वसीयत बनी है, रखी गई है कहीं पर। भाई वसीयत जब हिस्सेदारों के सामने पढ़ी जाए तो जरूरी नहीं कि वकील मौजूद हो, लेकिन किसी कानूनी पक्ष या स्पष्टीकरण के लिए वकील सामने हो तो बहुत अच्छा होता है, या उनसे संपर्क किया जा सके, ऐसा होना चाहिए। है ना? जी। और मौसी वसीयत में दावा भी हो जाता है, इसलिए इसे बनाते समय कौन सा हिस्सा किसे देना है, किस व्यक्ति को कितनी संपत्ति देनी है, किसके हिस्से में अचल संपत्ति आएगी, कौन जमीन की हिस्सेदारी लेगा, या ये मतलब इसी तरह की सारी बातें, सारा ब्यौरा बहुत ही स्पष्ट रूप में होना चाहिए। बिल्कुल, जो जानकारी वसीयतकर्ता वसीयत में देगा वही कानून की नजर में वैध होती है, और इसके बाद ना कोई इस पर सवाल कर सकता है और ना ही दावा। जी, और इसकी प्रक्रिया को भी समझना बहुत जरूरी है कि वसीयत की जो किस तरह से बनते हैं ये, तो आमतौर पर लोग कोरे कागज पर वसीयत लिखते हैं और नीचे हस्ताक्षर कर देते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर बनाना चाहिए।
और वसीयत की सारी जानकारी शामिल करने के बाद पंजीकरण कराने के लिए वसीयतकर्ता को रजिस्ट्रार के कार्यालय में गवाहों के साथ जाना होता है। अलग अलग जिलों में रजिस्ट्रार होते हैं जो पंजीकरण करने में मदद करते हैं। जी, और एक हमारे श्रोता लिख के भेजते हैं मौसी कि वसीयत एक दस्तावेज जो किसी के न रहने पर उसकी इच्छा व्यक्ति को उसकी संपत्ति का उत्तरदायित्व देता है, इच्छित व्यक्ति को, मतलब वो किसे देना चाहता है। और यह वसीयत किसी वकील के माध्यम से कोई भी व्यक्ति लिख सकता है जो न्यायालय और कचहरी में रजिस्टर्ड करा दिया जाता है। हालांकि देखने में यह आया है कि माँ बाप की संपत्ति को वसीयत करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद कचहरी के कर्मचारियों द्वारा सत्यापन कर उनके नाम कर दिया जाता है। जिन दंपतियों की कोई बच्चे नहीं होते जिन्हें, वे अक्सर अपने जीते जी वसीयत कर देते हैं कि इस फला व्यक्ति को हमारे घर बार का मालिक बना दिया जाए और उसी के पास रहते जीवन के अंत तक वो उन्हीं के पास रहते हैं। और कभी कभी सही देखभाल न होने से कुछ माता पिता भी अपनी औलादों से नाराज होकर के परिवार से के इच्छित व्यक्ति के नाम पर वसीयत कर देते हैं या किसी अन्य को भी वसीयत दे देते हैं जो उन्हें उनकी देखभाल करता है। बिल्कुल भाई, दस्तावेज के तौर पर वसीयत बनाने वाले का और गवाहों का फोटो और पहचान पत्र बहुत जरूरी होता है। पंजीकरण के बाद तभी इसे कानूनी प्रमाण माना जाता है। इसके बगैर अगर आपने रजिस्ट्री नहीं कराई है या जिससे रजिस्टर नहीं किया है तो वहाँ भी प्रॉब्लम हो सकती है। जी बिल्कुल। और इसी तरह के और भी संदेश है, एक गीत सुन ले। हाँ, सुन लेते हैं ना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। नैनों ने सपनों की महफिल सजाई है, तुम भी जरूर आना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। मुश्किल था एक तो पहले ही दिल का बहलना, आफत फिर उस पे लट में तुम्हारा मुखड़ा छिपा के चलना। हाय तौबा मेरी तौबा, मुश्किल था एक तो पहले ही दिल का बहलना, आफत फिर उस पे लट में तुम्हारा मुखड़ा छिपा के चलना। ऐसी ना बोलो पड़ जाए मुझको शर्माना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। नैनों ने सपनों की महफिल सजाई है, तुम भी जरूर आना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। आप कुछ बता रहे थे। हाँ, मैं बता रही थी दीपा बिटिया कि एक बहुत ही प्यारा सा संदेश आया है और अगर ऐसा हो जाए तो परिवार में किसी तरह की परेशानी न हो, कोई नाराजगी न हो, कोई दुखी न हो, कोई झगड़ा झंझट न हो। आपने लिखकर भेजा है कि मेरा मानना है कि वसीयत करना एक अच्छा कर्तव्य है, किंतु हम अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दें कि वसीयत ना भी की हो तो भी वो लड़ाई झगड़े में न पड़े और सब मिल बांट कर समझौता करें और सब संतोष पूर्वक प्यार से रहें। क्या बात है, ये बात अगर ऐसा हर घर में हो जाए तो फिर कितनी अच्छी बात हो ना, कोई कलह ही ना हो, फिर कलह ही ना हो। और एक संदेश और आया है, ये भी पढ़ दें क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। ये हमारे श्रोता लिखते हैं कि वसीयत का दस्तावेज के रूप में प्रायः प्रयोग किया जाता है और अक्सर संपत्ति के होने वाले भावी विवाद को देखते हुए संपत्तिवान लोग अपने जीवन काल में ही अपना दस्तावेज स्वरूप
वाले इकरारनामा जो है वो वकील के माध्यम से बनवा लेते हैं। उसे सरकार के स्तर से रजिस्ट्रेशन कराकर अपने पास रख लेते हैं, जिसके फलस्वरूप उनके न रहने पर रहने पर ये लोगों में बाध्यता हो जाती है कि मतलब जो उन्होंने लिखा है उसको मानना है। और इस उम्मीद से वसीयतकर्ता भी आश्वस्त रहता है, जिसके फलस्वरूप वह चैन की सांस लेते हुए अपने जीवन के अंतिम दिनों तक जी सकता है। बिल्कुल। तो हमारा भी कर्तव्य होता है कि जिन्होंने जो भी वसीयत बनाया है उसको सहर्ष स्वीकार करें, उसमें किसी तरह का कोई बाधा किसी के लिए ना उत्पन्न करें। जी। और हाँ बोलो, आप कुछ एक छोटा सा मैसेज है किसी का। वसीयत मतलब विलिंगनेस, यानी कि विल, जो अपनी संपत्ति जैसे कि मकान, खेत, सोने के गहने या बैंक में जमा पड़ी रकम को किस किस को कैसे बांटना चाहते हैं, उसी का लिखित दस्तावेज है, जो घर के मुखिया मतलब मेरे जैसे वरिष्ठ व्यक्ति द्वारा अग्रिम आयोजन कर लिखा जाता है, ताकि उसकी मौत के बाद उन चीजों पर कोई वाद विवाद न हो। याद रखें, इस दस्तावेज की वैधता के लिए रजिस्टर या नोटरी करवाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही लिखा है आपने। तो बहुत सारी बातें हमारे श्रोताओं ने लिख भेजी है वसीयत के बारे में, और वो मानते भी हैं कि हाँ, ये एक दस्तावेज जो कि बहुत जरूरी है। अब ये भी जरूरी हो गया कि आज बुधवार है, मौसी अगर व्यंजन नहीं बताया ना तो हमारे श्रोता नाराज हो जाएंगे। क्या हो सकते हैं कि भाई ऐसा क्या जो बिना प्याज लहसुन के जो अगर खाना है तो क्या बना सकते हैं? चना दाल सीख कबाब बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। बिल्कुल। मैं सामग्री बताती हूँ, फिर आप बताइएगा कि इसको बनाते कैसे हैं। ठीक है। तो सामग्री ये है कि आधा कप चना दाल ले सकते हैं और 3 टेबलस्पून तेल ले लीजिए। आधा कप स्टीम्ड कच्ची केले के ले सकते हैं इसमें, और 1/4 कप जो है कटी हुई पत्ता गोभी, 1 टेबलस्पून कटी हुई हरी मिर्च, 1/4 कप पुदीने की पत्ती लेनी है। नमक अपने अनुसार ले लीजिए। सौंठ का पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला और गरम मसाला, बिल्कुल थोड़े थोड़े जैसे आपके घर मतलब में 1 डेढ़ स्पून या हाफ स्वाद जैसे अपने घर में आप इस्तेमाल करते हैं। और चिकनाई के लिए तेल आपको थोड़ा सा लेना है। अब इसको बनाना कैसे है ये मैं बता दूं? बताइए भाई। सबसे पहले तो आप एक चौड़े नॉन स्टिक पैन में टेबल स्पून गरम करें और उसमें 1 टेबल स्पून तेल गरम करें, चना दाल डालें और धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट तक के लिए इसे भुनें। थोड़ा ठंडा करें और पीस कर चना दाल का पाउडर बना लें। एक तरफ उसको रख दें ठंडा होने के लिए। उसी पैन में शेष 2 टेबलस्पून तेल गरम करें, गोभी डालें और मध्यम आंच पर 1 से 2 मिनट तक के लिए आप उसे भून सकते हैं। केले, हरी मिर्च, जो केले आपने स्लाइसेस में काटे हुए हैं वो, हरी मिर्च और पुदीने की पत्तियां डालें, अच्छी तरह मिलाएं और मध्यम आंच पर 1 से 2 मिनट तक बीच-बीच में हिलाते हुए उसे पकाएं। बिना पानी का उपयोग किए एक चिकनी पेस्ट बनने तक मिक्सर में पीस लें और उसे फिर एक तरफ रख दें। चना दाल पाउडर, कच्चे केले की पेस्ट, नमक, सौंठ पाउडर, चाट मसाला और गरम मसाला सब एक साथ अच्छी तरह से मिलाएं। फिर वो जो मिश्रण है उसको 4 बराबर हिस्सों में विभाजित करें और प्रत्येक भाग को 75 मिलीमीटर यानी 3 इंच के आसपास का अंडाकार कबाब का उसे आकार दें, शेप दें, या जैसा घर में पसंद किया जा सकता है। कटलेट की शेप के त्रिकोण बना लें, वो आप पे निर्भर करता है। हाँ, उसके बाद एक नॉन स्टिक तवा गरम करें, उसे थोड़े तेल से चिकना करें और कबाब को उस पर रखकर थोड़ा तेल डालकर मध्यम आंच पर दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक पकाएं। और उसके बाद चना दाल का सीख कबाब समान रूप से थोड़ा चाट मसाला छिड़के और हरी चटनी के साथ गर्मा गर्म परोस दें। इसमें पानी आ रहा है तुम्हारे? बिल्कुल। और इसमें खास बात है कि जिन घरों में आलू का भी इस्तेमाल नहीं हो रहा तो वहाँ कच्चे केले का इस्तेमाल हुआ है, तो इसका भी एक नया स्वाद है। ये भी चख के देखा जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन अभी हम एक गीत का मजा लेना चाहते हैं। बिल्कुल लेते हैं। नहीं
मौसी, हमें तो यकीन है कि हमें अपने श्रोताओं से स्नेह है, प्यार है, बहुत सारा प्यार है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन घड़ी अभी कह रही है कि थोड़ी सी नजर मेरी तरफ भी कर लो। जी बिल्कुल कर ली है। और आज हम लेते हैं उनसे, हमारे सभी श्रोताओं से विदा, अनुमति, आज्ञा। और रजो मौसी का नमस्कार और दीपा माहेश्वरी का भी नमस्कार स्वीकार कीजिए।